कल अपन ने फजन टूल तक पढ़ लिया था। फजन टूल की जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी एप्लीकेशन आती हैं। जैसे इसमें एप्लीकेशन में मैं अगर बात करूँ तो कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। उसके बाद अपन ने बात करी सोलिबिलिटी की कि जितने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे सोलिबिलिटी वाटर में उतनी ही कम होगी। और उसके बाद ऐसा कलर इम्पार्टिंग नेचर, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी ऐसा जिसमें मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे यानी कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का वो उतना ही इसकी कलर शो करने की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है। अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हो तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने के कारण से उसका पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है। इसके कारण से कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो आज अपन आगे स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे अपन आयोनिक पोटेंशियल का। आयोनिक पोटेंशियल, कि आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है। मैं अगर बात करूं आयोनिक पोटेंशियल की तो आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द हमेशा कैटायन के लिए डिफाइन होगा। सबसे पहली बात जो आयोनिक पोटेंशियल है उसको डिफाइन करेंगे हमेशा कैटायन के लिए, एनायन के लिए कभी भी ये डिफाइन नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं होता क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड रेडियस ऑफ कैटायन। चार्ज और साइज किसके, कैटायन के। कैटायन के चार्ज और कैटायन के साइज का जो रेशियो होता है उसको आप क्या कहते हो, आयोनिक पोटेंशियल कहते हैं। आयोनिक पोटेंशियल को अपन शो करते हैं फाई से। उसका फॉर्मूला क्या होगा, फाई मीन्स आपके पास आयोनिक पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन। चार्ज और रेडियस, कैटायन के चार्ज और कैटायन के रेडियस का जो रेशियो रहता है उसको आप क्या कहते हो, आयोनिक पोटेंशियल कहते हैं। कि मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे मैं Li प्लस से, कि मेरे पास Li प्लस है, मेरे पास Na प्लस है, मेरे पास K प्लस है, Rb प्लस है और Cs प्लस, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन। तो मैं यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा हूँ तो मेरे पास जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट। चार्ज क्या है, कांस्टेंट, सबसे पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 चार्ज ही होंगे। और साइज की बात करें तो मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो साइज इंक्रीज हो रहा है। अपने को पता है कि जब भी आप क्या करते हो कि टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक्वस स्टेट की बात अलग थी कि अगर कोई आयन हाइड्रेटेड है, Li प्लस एक्वस है, Na प्लस एक्वस है, तो साइज का जो ऑर्डर है वो क्या, हाइड्रेटेड आयन के साइज का ऑर्डर पूछे तो वो जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी कि Li प्लस सबसे ज्यादा। और अगर आप यूँ देखते हो तो आपके पास ऑर्डर क्या आता है कि Li प्लस की जो रेडियस है सबसे कम होगी और Cs प्लस की रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो चार्ज क्या रहा, यहाँ कांस्टेंट आ गया। साइज की बात करें तो साइज क्या यहाँ पे इंक्रीज है। तो इसके कारण से जो आयोनिक पोटेंशियल है, आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्योंकि देखिएगा आयोनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखे चार्ज ऑन कैटायन के, यानी कि अगर कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होगा तो चार्ज इंक्रीज होने पर आपके पास क्या रहेगा, आयोनिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन, अगर रेडियस ज्यादा होगी, साइज ज्यादा होगा तो आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयोनिक पोटेंशियल कम हो जाएगा तो सबसे ज्यादा आयनिक पोटेंशियल किसका होगा, Li प्लस का, और सबसे कम आयनिक पोटेंशियल किसका होगा, Cs प्लस का, यानी कि सीजियम आयन का सबसे कम होगा आयनिक पोटेंशियल। आइए आगे बात करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन आती है आयनिक पोटेंशियल की।
एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक पोटेंशियल। कि आयोनिक पोटेंशियल की क्या क्या एप्लीकेशन रहती है। पहली एप्लीकेशन आती है हाइड्रेशन एनर्जी। बताया था मैंने क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, जो प्रीवियस क्लास है वहां पे। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब भी आप किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आयोनिक कंपाउंड के कैटायन के चारों ओर तो वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट और एनायन के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट आ जाता है। तो उनके बीच में अट्रैक्शन के कारण से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आपने क्या कहा था, हाइड्रेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आपके पास एप्लीकेशन में क्या आता है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, आयोनिक पोटेंशियल के। तो जितना ज्यादा आयोनिक पोटेंशियल होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आयोनिक पोटेंशियल होगा हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। इस सर कैसे बता दीजिएगा कि मैं अगर अपन बात कर रहे हैं Li प्लस की, Na प्लस की, K प्लस की, Rb प्लस की और CS प्लस। तो मैंने कहा टॉप टू बॉटम आएंगे, यहाँ सर आएंगे। तो क्या क्या हो रहा है, मैंने कहा चार्ज जो है वो कांस्टेंट है कि सर एकदम है, हमें अभी अभी सीखा है। मैंने कहा साइज, तो सर साइज तो है वो इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा ओके चलो कोई बात नहीं, साइज इंक्रीज। मैंने कहा आयोनिक पोटेंशियल, कि सर आयोनिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आयोनिक पोटेंशियल जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर साइज डिक्रीज तो आयोनिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयोनिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी भी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी मीन्स कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास किसकी रहेगी, Li प्लस की। मैं कह दूं कि भैया सबसे ज्यादा मोबाइलिटी किसकी रहेगी तो आप कहोगे CS प्लस की। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी रहेगी, आप कहोगे CS प्लस की। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा साइज किसका होगा हाइड्रेटेड में, तो वो किसका होगा आपके पास, Li प्लस का। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जितना साइज ज्यादा हो मूवमेंट करने में उतनी ही ज्यादा क्या होती है, परेशानी होती है। साइज जिसका ज्यादा मूवमेंट करने में उतनी ही परेशानी होती है और इसके कारण से मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर आयंस की मोबाइलिटी डिक्रीज होती है तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो अगर हाइड्रेटेड देखते हो Li प्लस एक्वस हो अगर आपके पास तो इसका साइज जो है मैक्सिमम होगा, मोबाइलिटी जो है वो मिनिमम होगी और कंडक्टिविटी जो है वो भी आपके पास क्या होगी, मिनिमम होगी। आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि LiCl जो है, LiCl जो है वो लेस सॉल्युबल, सॉरी LiCl जो है वो एक बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और NaCl जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है NaCl का। क्या कारण है, तो रीजन क्या रहेगा, क्योंकि Li प्लस एक्वस जो है उसका साइज ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होगा तो उसके कारण से उसकी मोबाइलिटी क्या होगी, कम होगी, और मोबाइलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। NaCl की बात करें तो Li प्लस और Na प्लस के रेस्पेक्ट में Na प्लस का जो हाइड्रेटेड का साइज है, Na प्लस एक्वस का जो साइज है वो कम होता है। इसके कारण से उसकी मोबाइलिटी ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा मोबाइलिटी होगी कंडक्टिविटी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आयोनिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करा, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि Li प्लस से CS प्लस की तरफ आते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, साइज इंक्रीज होता है, आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी सेकंड एप्लीकेशन पे कि क्या कहते हैं सेकंड एप्लीकेशन।
सेकंड एप्लीकेशन आती है आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी कि कोई भी कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होगा या नहीं होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, तो वो आपके पास उसको अपन क्या कहेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। अब कैटायन तो अपने पास पता है आपको जनरली क्या रहते हैं कि ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट हो गया, ग्रुप सेकंड ए का एलिमेंट हो गया, तो ये तो जनरली कैटायन रहेंगे। बात करें एनायन की अगर, तो एनायन आपके पास दो टाइप के होंगे कि सर कौन से, फर्स्ट तो आपके पास होंगे मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन, और एक आपके पास होंगे पॉली एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक एनायन मीनिंग पता होगा आपको, मोनो एटॉमिक एनायन और पॉली एटॉमिक एनायन क्या होता है। मोनो एटॉमिक एनायन जिसमें एक ही एटम हो, पॉली एटॉमिक का मीनिंग क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा एटम हो जिस एनायन में, उसको आप क्या कहोगे, पॉली एटॉमिक एनायन। फर्स्ट अपने पास क्या आता है, मोनो एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक एनायन का मीनिंग क्या हो गया कि वो एनायन जिसमें एक ही एटम हो, लाइक आपके पास क्लोराइड आ गया, क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया और आयोडाइड आ गया, ये होते हैं मोनो एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक एनायन की बात करें तो पॉली एटॉमिक एनायन क्या हो गया आपके पास, जैसे कार्बोनेट हो गया, जैसे आपके पास सल्फेट हो गया, जैसे आपके पास नाइट्रेट हो गया, जिसमें दो या दो से ज्यादा एनायन प्रेजेंट हो, उसको आप क्या कहते हो, पॉली एटॉमिक एनायन। तो मोनो एटॉमिक एनायन और पॉली एटॉमिक एनायन। अब अपन बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, तो जो मोनो एटॉमिक एनायन है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी आयोनिक पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि आयनिक पोटेंशियल का और मोनो एटॉमिक जो भी आपके पास किसी कंपाउंड में, किसी सॉल्ट में मोनो एटॉमिक एनायन होंगे तो उसका कोई रिलेशन नहीं, ये इंडिपेंडेंट है आपके पास आयनिक पोटेंशियल। अब अगर किसी कंपाउंड में आपके पास पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में अगर आपके पास पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक एनायन मैंने बताया जैसे ये कि जैसे मान लीजिए कि लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट आ गया, लिथियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट आ गया, लिथियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट आ गया। तो अगर ऐसे कोई आपके पास कंपाउंड है तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन आयोनिक पोटेंशियल, डिपेंड ऑन आयोनिक पोटेंशियल। और ये जो रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है, यानी कि इसका कोई आयोनिक पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं। कि सर कैसे, कि अगर आपके पास लिथियम फ्लोराइड आ गया, आपके पास लिथियम क्लोराइड आ गया, आपके पास लिथियम ब्रोमाइड आ गया, और इसका अगर आप आयोनिक पोटेंशियल के हिसाब से थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिटरमाइन करते हो तो वो नहीं होगा। अगर आपके पास लिथियम कार्बोनेट आ गया Li2CO3, आपके पास आ गया Na2CO3, आपके पास आ गया K2CO3, तो अगर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक पोटेंशियल से डिटरमाइन करते हो तो वो एकदम सही। तो इनकी तो अपन आयनिक पोटेंशियल से डिटरमाइन नहीं करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी जो है वो अपन आयनिक पोटेंशियल से डिटरमाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी और आयनिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। थर्मल स्टेबिलिटी जो है किसी भी कंपाउंड की जिसमें पॉली एटॉमिक एनायन हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है आयोनिक पोटेंशियल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, आयोनिक पोटेंशियल की। अगर आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। आयोनिक पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में रहते हैं। सर एग्जाम्पल करवा दीजिए। तो देखिएगा आपके पास है Li2CO3,
आपके पास है K2CO3, सॉरी Na2CO3, आपके पास है K2CO3, आपके पास है Rb2CO3, आपके पास है CH2CO3। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। तो सर क्या होगा यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर? तो सर हम जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप आपके पास सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सर टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा कि चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन वो आपके पास क्या रह रहा है कि सर सेम रह रहा है। मैंने कहा साइज ऑफ कैटायन, तो आपने कहा सर इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा तो आयोनिक पोटेंशियल क्या होगा कि सर आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आयोनिक पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी के। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सीजियम कार्बोनेट। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? लिथियम कार्बोनेट। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, चार्ज ऑन कैटायन सेम है, साइज ऑफ कैटायन आपके पास इंक्रीज हो रहा है, आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और आयोनिक पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये दो एप्लीकेशन थी किसकी? आयोनिक पोटेंशियल की। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखता ही इसी में ही है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में ही है। मैंने कहा ये आपके पास क्या रहेगा? टॉप टू बॉटम यानी कि इन ए ग्रुप। ये क्या रहेगा आपके पास? इन ए पीरियड। इधर वाला जो है वो पीरियड, इन ए पीरियड और इन ए ग्रुप। इन ए पीरियड की मैं बात करूं अगर, तो इन ए पीरियड में साइज आपके पास क्या हो जाता है कि सर साइज डिक्रीज। अपने को पता है पीरियडिक पढ़ के आए, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी ग्रुप में, सॉरी किसी भी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट हमेशा पीरियड में जाया जाता है। किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो साइज डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, साइज अगर कम हो रहा है, साइज अगर कम हो रहा है तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि आयोनिक पोटेंशियल जो है वो चार्ज अपॉन साइज होता है। चार्ज अपॉन साइज होता है मतलब साइज डिक्रीज कर रहे हो तो आयोनिक पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। आयोनिक पोटेंशियल थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इन ए पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। साइज डिक्रीज होता है तो आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज। और आयोनिक पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अब ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब साइज इंक्रीज होगा तो आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और आयोनिक पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जब आप कोई भी कार्बोनेट ले लो, कोई भी आप सल्फेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, तो अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो है थर्मल स्टेबिलिटी
वो ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो उस समय हमेशा क्या रहेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी थी किसके लिए, कि सर ये थी पॉली एटॉमिक एनायन अगर प्रेजेंट हो, पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो तो अपन को इस बारे में बात करनी है आयोनिक पोटेंशियल से। तो सर नहीं तो क्या करेंगे, तो नहीं तो देखिएगा क्या करेंगे अभी अपन। अगर आपके पास कोई मोनो एटॉमिक एनायन आ जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देख। तो ये तो होगी आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी अगर आपके पास मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक एनायंस। पॉली एटॉमिक एनायंस हो तो नो सॉरी, पॉली एटॉमिक एनायंस हो तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। अगर मोनो एटॉमिक एनायन हो तो क्या करते हैं ये देखो। फॉर मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वो हो तो क्या करते हैं, तो उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, लैटिस एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, लैटिस एनर्जी की। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी आपको पता है क्या होती है, 1/r प्लस 1/r माइनस, ये लैटिस एनर्जी है। तो ये तो आप किसी ग्रुप में जा रहे हो यानी कि टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। किसी ग्रुप में आ रहे हैं, किसी पीरियड में आ रहे हैं तो आप डेल्टा ई निकाल लीजिए। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाना हो आपको और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना हो तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा ई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे आपके पास आ गया, मान लीजिए कि लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, एनायन की रेडियस क्या चल रही है, सेम चल रही है। कैटायन की रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैटायन की रेडियस इंक्रीज हो रही है यानी कि बात करेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में कि लैटिस एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लैटिस एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा LIF, फिर MF, KF, ये ऑर्डर है। तो ऐसे थर्मल स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं आयनिक पोटेंशियल से और लैटिस एनर्जी से। तो ये आपका जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड में कुछ भी नहीं पूछा जाता। जितना मैंने आपको बताया है NCERT से थोड़ा ज़्यादा ही है और बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये आपके आयनिक कंपाउंड के बारे में जो भी इसकी हिस्ट्री थी, जो भी ज्योग्राफी थी आयनिक कंपाउंड की, वो अपन ने कंप्लीट करी। तो आयनिक कंपाउंड के बाद यानी कि आयनिक बॉन्ड के बाद अगर बात करें तो अपने पास नेक्स्ट आता है कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं तो क्या होते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको आप क्या कहते हो, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। एक हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो वहां पे शेयरिंग नहीं होती। शेयरिंग कहाँ होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लो आप, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात कर लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये सर किसके बीच में होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स जो नॉन मेटल होगी, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। तो सर एग्जांपल ये, जैसे दो दोस्त है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दो फ्रेंड है वो मान लीजिए कि बहुत अच्छा हुई सर पिज्जा विज्जा खाने ही, दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड गए पिज्जा खा ली 1000 रुपीज के। तो अब अगर वहां पे क्या हो कि 500 एक फ्रेंड दे, 500 दूसरा फ्रेंड दे, तो वो हुई म्यूचुअल शेयरिंग। तो उससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड का। उससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड का, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वहां पर। अब ये होगा कि 1000 के 1000 रुपीज जो है वो एक ही फ्रेंड दे, दूसरा कुछ भी ना दे, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है आपके पास, वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक जना तो क्या है कटोरा लेके आता है और दूसरा जना उसको इलेक्ट्रॉन देता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो डोनेट करेगा। तो जो डोनेट करता है वो उसको डोनर कहते हैं। तो उस बॉन्ड को अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या करते हैं कि एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जनरली ये जो बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं, तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए, नाइट्रोजन के साथ ले लीजिए, हाइड्रोजन के साथ ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये दूसरे एलिमेंट के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और खुद के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के साथ भी कर सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है N2 की फॉर्म, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है O2 की फॉर्म में। तो जो नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो आपके पास कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो जो नॉन मेटल्स है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के साथ ही, अपने खुद के साथ ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको आप कौन सा बॉन्ड कहोगे, उसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जनरली अपन देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से देखें तो आपके पास जैसे सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड को आगे और ज्यादा अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे ज्यादा जैसे कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में कौन कौन सी थ्योरीज आती है, तो सारी चीजें अपन अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके।